So now to continue with the revision of the chapter electrostatic field. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा पहला चैप्टर था, उसका रिवीजन हम चालू कर रहे थे। अब इसके अंदर हमने पहले क्लास में देख लिया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्लस चार्ज के कारण क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब वो अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, प्लस वो क्वांटिसाइज हो सकते हैं, मतलब उनका सबसे छोटा वैल्यू पता है आपको चार्ज का, प्लस उसका एडिटिव नेचर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम लोग टॉपिक जो चालू करेंगे दैट is called as electric field। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय वेक्टर कैपिटल ई, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कांसेप्ट को याद करो, क्लास 10 में पढ़े थे। एक मैग्नेट है जिसके आजू बाजू अगर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा सकता है, या तो उसको खींचेगा या तो ढकेलेगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कब, तो मैग्नेटिक फोर्स दो प्रकार के होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अगर नॉर्थ साउथ पोल आसपास रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ पोल रखा हुआ तो रिपेल करेगा, ये तो हमको पता है। इसी तरह से चार्जेस भी दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ये हमको पता है। तो सपोज एक चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस रीजन। अब इसके आसपास कहीं पर भी एक नेगेटिव चार्ज या कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके आता है, रखाता है, तो दिस चार्ज इज केपेबल ऑफ एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन दीस टू अदर चार्जेस व्हिच आर केप्ट नियर इट, जो उसके पास में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि सपोज कोई चार्ज बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ उससे, उसके ऊपर भी ये फोर्स लगा पाएगा, नहीं, उसका एक लिमिट होगा, ठीक है। तो ऐसा रीजन इस चार्ज के आजू बाजू, ऐसा एरिया, ऐसा जगह इस चार्ज के आजू बाजू जिसमें ये चार्ज खुद दूसरे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, इस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ इसके बाद अब ये चार्ज तो भूल जाओ, ये है नहीं। सपोज दिस चार्ज वाज लाइंग ओवर हियर, ये चार्ज यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, और एक चार्ज है यहां पर इसकी बाउंड्री पर लाई कर रहा है। अब नॉर्मल कांसेप्ट से बताओ, देखो इसका दूरी यहां से सपोज r1 है और इसकी दूरी यहां से r2 है, इसके हिसाब से जो हमारा चार्ज है +2 उसके हिसाब से। तो सिंपल सा कांसेप्ट है। आप ये बताओ मुझे, चार्ज जो कि r1 दूरी पर रखा हुआ है और जो r2 दूरी पर रखा हुआ है, उसमें से किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा? आवर कॉमन सेंस इज दैट द चार्ज व्हिच इज मच क्लोजर टू इट विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम इस चीज को डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि किस चार्ज के ऊपर जो कि उसके पास में रखा हुआ है कितना फोर्स लगता है, ठीक है। दैट फोर्स which will be applicable on this charge, ठीक है। सपोज इसको मैं चार्ज 1 बोल देता हूं और इसको चार्ज 2 बोल देता हूं, ठीक है। तो फोर्स जो कि इस चार्ज के ऊपर लगेगा, किसके कारण, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दैट फोर्स which is experienced by charge per unit charge on it, that is force experienced per unit charge placed in an area is called its electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन का वो वैल्यू होता है जो बताता है कि कोई भी रीजन में अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगा। देखो इससे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। कैसे? F जो था, F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पर Q1 अगर मैं अपना ये चार्ज ले लेता हूं +Q, तो जिस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ उसका चार्ज हम लोग सपोज यहां पर टेस्ट करना होगा तो हम क्या रखते हैं, हमारा टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0 रखते हैं, और उसके बीच की जो दूरी है, तो यू कैन सी ओवर हियर दिस फोर्स व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन दिस चार्ज, जो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है वो r के ऊपर, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी के ऊपर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ये समझ में आ गई। प्लस यहां पर फार्मूला में देखो चार्ज के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E = F/Q0। Q0 बोलने का मतलब क्या है
क्यू नॉट मतलब यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 0, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 और उसकी पोलैरिटी क्या होती है प्लस होती है। उसकी पोलैरिटी क्या होती है प्लस होती है। ये टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट है, जो लोग को याद नहीं होगा तो आप ये देख लो कि टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट और इसका कंसेप्ट क्या होता है, जब भी हमको कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालनी है, कोई डेरिवेशन करना है, तो जिस पॉइंट पर देखो ये पॉइंट है, पॉइंट 1 है, कितनी दूर पर है वो वहां पर से r1 दूरी पर। तो r1 दूरी पर हम क्या बोलेंगे, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर मैं वहां पर एक दूसरा चार्ज रखता हूं जिसकी कुछ वैल्यू होती है चार्ज की, तो वो खुद की भी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि ये खुद प्रोड्यूस कर रहा था। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को हैम्पर करेगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करेगा। तो उसको ना होने देने के लिए हम लोग वहां पर क्या सोचते हैं, हमने वहां पर एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, बट उसकी पोलैरिटी क्या है प्लस है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा रिपेल होगा और नेगेटिव चार्ज अगर रखा होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E may be defined as electric field intensity E may be defined as the force experienced by a test charge placed in an electric field at a distance r from it per unit test charge. The definition for it may go as the electric field intensity at a point due to a source charge, इसको हम क्या बोलेंगे source charge बोलेंगे, is defined as the force experienced per unit positive test charge at a place in that point। ठीक है, तो लिखना नहीं है अभी इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसके बाद इन आवर नोट्स यू कैन गेट, आई प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर दिस चैप्टर। ओके, इसको लिखना नहीं है, अब सिर्फ समझते जाओ। अब इसका फार्मूला बना लेते हैं। देखो E के वैल्यू, E का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है आपका E इज इक्वल टू, कोई भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। F के लिए मेरे पास फार्मूला है, ठीक है, F के लिए फार्मूला है, यहां पर पुट करो तो क्या कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E के लिए वैल्यू क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर बस बचेगा। देख लो वहां पर F अपॉन E, F और E में क्या फर्क है, सिर्फ एक टेस्ट चार्ज, मतलब जो उस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ उसको, उससे हमको डील नहीं करना है, सेकंड चार्ज यहां से लाया है। ठीक है, समझ आ गया। तो अगर F का फार्मूला आता है तो E का फार्मूला भी बन गया। सो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। Q by R स्क्वायर, नहीं तो फोर्स क्या होता है Q1 Q2 by R स्क्वायर, दोनों फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हम E के लिए क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज, मतलब जो मेरा सोर्स चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा, तो अगर अब मेरे को देखो कुछ चीजें समझने वाली बात होती है, यहाँ से E जो है, Q तो मेरा जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू है और ये पूरा कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंट किसके ऊपर हुआ, सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर के ऊपर। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, E इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बोलने का मतलब क्या है, जैसे जैसे R बढ़ेगा, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शनली कम होगी। अब अगर मैं बोलता कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर से कम नहीं होता है, तो वो ग्राफ होता स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ, ठीक है। बट अब कैसा हो जाएगा, if it is inversely proportional to its square then the graph would be something like this। ठीक है, E और R के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, समझ में आएगा। अब दूसरी चीज, हां, अब हम सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए देखते हैं। अभी क्या हुआ था, एक चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरा फार्मूला ये होगा। अगर एक सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं और एक चार्ज के ऊपर अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज इन सभी के कारण एक पॉइंट पर, एक पॉइंट T पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये पता करना है। पॉइंट 2 3 4 और ये nth पॉइंट है, इन सभी पर चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn। इन सभी चार्जेस के कारण, इन सभी चार्जेस के कारण एक पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये हमको पता करना है। तो भाई इससे हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है भैया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पॉइंट P की दूरी सपोज 1 से r1 है, इससे r2 है, इससे r3 है, इससे r4 है और nth चार्ज से rn हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोलूंगा, E
ई नेट बोल दूंगा इसको, क्या बोलूंगा, ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मतलब सबका समेशन टोटल, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, जो फर्स्ट चार्ज है वहां पर उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको E1 नाम दे दूंगा, ठीक है। वो सपोज इसके ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, दूसरा वाला ऐसा लग रहा है। हमको ये नहीं देखना है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमको सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखना है, ये सपोज ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, E1 E2 E3। तो मैं क्या करूंगा, E1 प्लस E2 सब वेक्टर फॉर्म में प्लस E3 प्लस एक्सेट्रा अप टू En कर दूंगा, ठीक है। सबकी वैल्यू डालता हूं, देखो यहां पर देखो चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज मेरा फर्स्ट के लिए कौन सा हो गया, Q1 हो गया, तो E net इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Q1 by R1 का स्क्वायर आएगा, ये है, ठीक है, प्लस इसमें भी क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2 का स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by Qn by Rn का स्क्वायर, ये करेंगे। सब में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अलग-अलग है, ध्यान रखना, ठीक है, सोर्स चार्ज सबकी अलग-अलग चार्ज, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ बाहर आएगा, और अंदर क्या आएगा, अब हम समेशन लिखना देखेंगे, क्या करना है, देखो Q1 by R1 का स्क्वायर प्लस Q2 by R2 का स्क्वायर प्लस Q3 by R3 का स्क्वायर, सबको ऐसे करके लिखना है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, जहां जहां पर 1 2 3 है वहां पर i आ जाएगा, qi by ri का स्क्वायर, दिस इज माय फार्मूला फॉर E net। ये कहां से आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, अगर मेरे को दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का, है ना, एक पॉइंट पर सिंगल एक क्या बोलते हैं इफेक्ट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, उन सब का वेक्टर सम निकालूंगा। ये क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। वेक्टर सम E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 ऐसे करके ऐड किया, तो इसको हम लोग यहां पर ऐसे करके शो कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पता पड़ गया है, E is equal to F upon Q naught, तो भाई साहब उसका SI यूनिट निकाल लेते हैं, E is equal to F upon Q naught। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स इसका SI यूनिट होगा, ठीक है, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन पता होगा कैसे निकालते हैं, पहले फोर्स का डायमेंशन डालेंगे, क्या होता है mlt - 2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। अब देखो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, I = q/t होता है ना, तो q = क्या हो जाएगा I × t, I का डायमेंशन a और t का डायमेंशन t, तो 80 डलेगा यहाँ पर, है ना, a t ऊपर जाएगा, क्या बचेगा m, l पे तो कुछ चेंज नहीं है, t ऊपर जा रहा है, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो t का पावर -3 a बचेगा, ये इसका डायमेंशन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड पार्ट हो गया, mlt - 3a, अच्छा a भी ऊपर गया तो a -1 हो जाएगा, a भी ऊपर गया तो a -1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ आया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है पहले समझो, ठीक है। ये जो हमारा पानी होता है ना, पानी का मॉलिक्यूल H2O, ये भी डाइपोल मोमेंट शो करता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब आगे पढ़ेंगे, पहले डाइपोल का मतलब समझते हैं। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, क्या बोल रहा हूं फिर से, दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज प्लस q माइनस q, इसका मैग्नीट्यूड q ही है बट कैसा है, अपोजिट है, ठीक है, उनको हम बहुत पास डिस्टेंस पर ला करके रखते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांसेप्ट क्या बोलता है कि ये दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाने चाहिए, करेक्ट ना, यही होना चाहिए, चिपक जाएगा। बट अगर किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण किसी रीजन से एक मॉलिक्यूल में ही ऐसे दो भाग बन जाते हैं, सपोज ये इमेजिन करो ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है, बहुत छोटा, हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, बट किसी कारण से
इस मॉलिक्यूल में एक भाग पॉजिटिव टाइप का बिहेव करने लग गया और दूसरा भाग नेगेटिव टाइप का बिहेव करने लग गया, तो हम इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे? हम ये बोल सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल ना होकर के दो चार्जेस हैं जो कि बहुत पास रखे हुए हैं, ठीक है? तो ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस which are placed very close to each other, very close to each other is called a dipole। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, जो बहुत पास रखे हुए होते हैं, उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये ना पोलर मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, और इनकी कुछ प्रॉपर्टी हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे आपके पंखों में कैपेसिटर होता है, पंखे के ऊपर में मोटर्स में जहां पर एक छोटी सी ऐसी सिलेंडर लगी होती है, ठीक है? सिलेंडर के अंदर उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं जनरली, और उसको हम लोग मार्केट से खरीद के ले आते हैं 2.5 का, 2.2 का, 3.5 का फैराड यूनिट होता है, माइक्रो फैराड उसमें होता है। तो वो सब तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस चैप्टर में। बट उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है ना, वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि ऐसे ही मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाइपोल वाले मॉलिक्यूल से ही बनता है, और वो क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं जो हम लोग चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे, जिसके कारण वहां की परमिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ये जो सॉरी नॉट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, म्यू नॉट से जिसको डिनोट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उन मटेरियल को जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? डाइपोल होते हैं, जिनका पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। तो वो मटेरियल को पढ़ने के लिए हमको पहले डाइपोल और डाइपोल मोमेंट समझना जरूरी है, ठीक है? तो भाई डाइपोल तो हमको समझ आ गया। एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल बोलूं तो एग्जांपल ऑफ डाइपोल आपका आ जाएगा, एक तो H2O का मॉलिक्यूल, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, ठीक है? C2H5 इथेनॉल, C2H5OH का एक मॉलिक्यूल, और इथेनोइक एसिड C2H5 CH3COOH, ठीक है? ये डाइपोल समझ आया। अगर दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को हम आजू बाजू रख देते हैं, बहुत पास रखते हैं उसके डिस्टेंस को, और वो दोनों आपस में स्टिक करके सिंगल वो चार्ज नहीं बना रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक टर्म आता है, जब हम डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल को समझने के लिए कि डाइपोल का इफेक्ट कितना होगा, वी हैव टू डिटरमाइन ए टर्म और डिफाइन ए टर्म व्हिच इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली मोमेंट ऑफ ए डाइपोल, मोमेंट ऑफ ए डाइपोल। इसको डिनोट करते हैं वेक्टर p से, स्मॉल वेक्टर p से, ठीक है? अगर ये सपोज ये डाइपोल है, प्लस q चार्ज है इधर पे, माइनस q चार्ज है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है 2l। कितना बोला जाता है? 2l, ओके? 2l क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके डाइपोल से कोई भी डिस्टेंस, अगर हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां रखा हुआ है, इससे अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज मेरे को बताना है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्टेंस कहीं पर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो जो भी डिस्टेंस हमको मेजर करना होता है वो ना ही इस एंड से ना ही इस एंड से, हम सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है? तो सेंटर पे जो भी पॉइंट आएगा वो क्या होगा? इस चार्ज से l दूरी पर होगा और दूसरे चार्ज से भी l दूरी पर होगा, ठीक है? तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल, एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्वांटिटी होता है जिसका प्रोडक्ट, which is the product of any one charge multiplied by the distance between the two. That is, electric dipole moment is the product of any one charge, मतलब q multiplied by 2l, distance between the two. दो चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा 2l मल्टीप्लाइड बाय किसी भी एक चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर चार्ज सपोज प्लस q है, दूसरा माइनस q है, दोनों चार्ज को ना लेकर के हम क्या करते हैं? किसी भी एक सिंगल चार्ज का वो लेते हैं, ठीक है? समझिएगा, q into 2l। दिस इज माय फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर फार्मूला आ गया है तो यूनिट भी देख लेते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है? और इसका यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर। तो हमारे डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। समझिएगा, कूलम मीटर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। So if you want a proper definition for electric dipole moment, it would be as the strength of an electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment, vector p, which is the product of any one charge multiplied by the length between the two, ठीक है? दोनों के बीच का दूरी कितना हमने माना? 2l माना, ठीक है? ये चीज समझ आ गई? अच्छा, अब डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो मैग्नीट्यूड तो हो गया q into 2l, बट इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा याद रखना, इट इज एक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट टू द पॉजिटिव पॉइंट। मतलब वो डायपोल में दो पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट का क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कितना होगा q into 2l, और डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इधर से इधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये याद रखने वाली चीज है। सो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड q into 2l और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायपोल। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ से चला जा रहा है। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पढ़ने की? सबसे पहले ये चीज समझो, अगर मेरे को किसी चार्ज या किसी पॉइंट या किसी भी एरिया में जहां पर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह से समझना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझेंगे वन बाय वन, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस के आजू बाजू, मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, डाइपोल और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको पता होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर बना के अभी देखते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इमेजिन करो कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई किसी ने प्रोड्यूस किया, किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया, कुछ भी किया, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे नहीं पता कैसे जा रहा है, बट मैं क्या करूँ, मुझे अगर पता करना है तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को या एक छोटे से चार्ज को जिसकी वैल्यू बहुत कम है और उसकी पोलैरिटी क्या है, प्लस है। ठीक है, पोलैरिटी क्या है, प्लस है। बहुत कम चार्ज को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया और वो फ्री है घूमने के लिए। ठीक है, तो कुछ देर बाद देखा वो चार्ज यहाँ चला गया, कुछ देर बाद देखा वो चार्ज यहाँ चला गया, कुछ देर बाद यहाँ चला गया। ठीक है, ऐसे करके गया। तो मैंने उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब उन पॉइंट में से एक स्मूथ कर्व अगर मैं ज्वाइन करके निकालता हूं, उन पॉइंट्स में से अगर एक मैं स्मूथ कर्व ज्वाइन करके निकालता हूं, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका डेफिनेशन कैसा बनता है? इट इज दैट कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ट्रेस्ड आउट, ट्रेस्ड मतलब छाप के जाता है, मतलब बनाता है, which is traced out by a unit positive charge placed in an electric field when it is free to move and allowed to do so। मतलब एक चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूं और वो जहां जहां जाएगा उसके पाथ को मैं ट्रेस आउट करूं, तो वो पाथ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होता है अलग अलग चार्जेस के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हाँ भाई, पॉइंट चार्ज कितने प्रकार के पता है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज भी पता है तुमको और नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी पता होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वन बाय वन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना वैसे वैसे समझ आती जाएगी। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैच भी करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए होती है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, वो सब जगह पर डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, वहीं पर जस्ट उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंड एट negative charges, or we can say that the electric field lines merge at the negative charge। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर आकर के खत्म होगी, समझिएगा। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वन बाय वन देखते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ प्रॉपर्टीज को भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज
फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये कभी भी zigzag लाइंस नहीं होती है, these are always, हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस भी बोलते हैं इसको, फील्ड लाइंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या सिंपली फील्ड लाइंस बोलेंगे तो भी सेम चीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में सबसे पहला चीज होता है, दे आर स्मूथ कर्व, मतलब कहीं पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, या शार्प ऐसा करके कुछ नहीं होगा, या ऐसे करके भी नहीं जाएगा, दे वोंट पास लाइक दिस, ठीक है, दे आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, सबसे पहली चीज। कहीं पर भी सेकंड पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट बोलने का मतलब है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी रीजन पर अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास आउट नहीं होगी कभी, ठीक है, दे वोंट पास आउट और क्रॉस एट सिंगल पॉइंट। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, इसके बाद वाली प्रॉपर्टी से समझ आएगा। अभी मैंने क्या बताया, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट देखो, टेंजेंट ड्रॉन at any point on the field line gives the direction of electric field। E को हम लोग क्या बोलते हैं, E क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलने का मतलब समझो, ठीक है, ये पॉइंट कभी एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ये समझाना है। उस स्टेटमेंट का मतलब है, अगर एक कहीं पर मेरे को पता पड़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, अगर मेरे को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा। टेंजेंट मतलब समझ में आता है, एक टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को या किसी कर्व पाथ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट को टच कर रहा है और सीधा निकल जा रहा है, और वो पॉइंट को अगर मैं इस कर्व के सेंटर से मिलाऊंगा तो 90 डिग्री बनाएगा। तो पॉइंट P का टेंजेंट देखो ऐसा है, और पॉइंट P2 का कैसा है, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P से जो टेंजेंट जा रहा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, और ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो पॉइंट P पर और पॉइंट P1 और P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता पड़ गया। तो उसी स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पर लिखा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट पर आते हैं, इसी कर्व में अगर कहीं पर भी मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये तो देखो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, इस पॉइंट पर इस पे लेता हूं तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आते हैं जहां पर हमने इंटरसेक्शन दिखाया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा। क्या एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? एक जगह पर मैं बोलूं, एक चार्ज यहां पर रख दिया मैंने, वो दो जगह पर एक साथ जा सकेगा क्या? अट्रैक्ट होगा फोर्स, अगर मैं किसी चार्ज को वहां पर रखा तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या ढकेलाएगा वो। तो एक चीज कभी दो जगह पर एक साथ भी जा सकती है, नहीं जा सकती है, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर इट इज वायलेटिंग ऑल फैक्ट्स, मतलब एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही साथ नहीं हो सकता है। सो दिस इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो क्या होता, यहाँ पर मैं एक मैग्नेट रखता और एक जगह पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मैग्नेट का जो नीडल होता है वो दो जगह पर एक साथ दिखा सकता है क्या? कभी नहीं दिखा सकता। सेम थिंग हैपेंस विद चार्जेस आल्सो। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को पता करने के लिए मेरे को टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पर, और हमारा फोर्थ पॉइंट ये होता है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हो चुका है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, मतलब ये कोशिश
करते हैं कि अपनी लेंथ को छोटा करें। ठीक है, इसको समझने का